हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करेंगे। आप लोग इस फोटो को देख करके समझ गए होंगे कि ये बिल्किस बानो के मामले को आज हम चर्चा में लेने वाले हैं। और इस केस में जो 11 आरोपी थे जिनको शुरू में उम्र कैद की सजा हुई थी और रिमिशन पॉलिसी, जो कि गुजरात की रिमिशन पॉलिसी है, उसका इस्तेमाल करके इनको बरी कर दिया गया था। और वापस से सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया है, जिसकी वजह से इन 11 आरोपियों को फिर से जेल में देखा जाएगा। तो ये सारा प्रकरण क्या था, क्या हुआ था उस समय बिल्किस बानो के साथ, कैसे कैसे ये लोग महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि इनको उम्र कैद होनी चाहिए। रेमिशन पॉलिसी, जिसके बारे में अभी मैंने आपके साथ जिक्र किया, वो पॉलिसी क्या है, ठीक है। हर एक चीज़ आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। और उसको डिस्कशन में लाने से पहले मैं आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न्स द रिमिशन गिवन टू बिल्किस बानोस रेपिस्ट। ये आप देख पा रहे होंगे, ये वाली जो फोटो है इससे आप परिचित हैं। जब ये लोग वापस रिहा हुए थे तो इस तरह की फोटो है जो ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। तो इस फोटो को देख करके आप रिकॉल कर पा रहे होंगे वो प्रकरण। चलिए पूरी बात विस्तार में चर्चा में लेते हैं। बिल्किस बानो केस, बिल्किस बानो, ठीक है। बिल्किस बानो का मामला क्या है ये समझ लेते हैं पहले। देखिए, आपको 2002, अगर हम थोड़ा टाइमलाइन से चलें तो 2002 के गुजरात दंगों के बारे में पता होगा। गुजरात दंगे, ठीक है। गुजरात दंगे के बारे में अगर आपको पता हो तो इस समय पर एक बड़ा ही भयानक मामला सामने आया, जिसमें के तहत बिल्किस बानो जो थी उनका 11 लोगों के द्वारा रेप किया जाता है। उसी दंगों के बीच में ही कोई एक ऐसा प्रकरण आया जिसमें कि इनका रेप होता है। और इनका जब रेप होता है तो फिर उसके बाद ये कोर्ट जाती है और सबसे पहले ये CBI कोर्ट जाती हैं। CBI कोर्ट में इनको 11 लोगों की गिरफ्तारी होती है और फिर उसके बाद मामला जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिला न्यायालय में जाता है, तो क्योंकि इनके पास प्रॉपर एविडेंस नहीं थे, है ना, प्रॉपर एविडेंस की कमी होने की वजह से क्या होता है कि ये मामला खारिज हो जाता है। लेकिन फिर ये हाईकोर्ट जाती हैं और वहां से इन लोगों को दोषी करार पाया जाता है और इनको आजीवन कारावास, ठीक है, आजीवन कारावास की सजा होती है। फिर मामला PIL दाखिल की जाती है सुप्रीम कोर्ट में भी, और सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट का ही साथ देते हुए इसी फैसले को बरकरार रखती है कि इनको आजीवन कारावास दिया जाए, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर जो ध्यान देने वाली है वो ये कि क्योंकि मामला कोई भी इन्फ्लुएंस ना किया जा सके, तो इसलिए ये मामला तो गुजरात का है, ठीक है, लेकिन जो ये केस चला है ये आपके महाराष्ट्र में चला है, ठीक है, महाराष्ट्र में चला है। तो ये चीज आपको ध्यान में देने वाली है, ठीक है, क्योंकि ये अभी प्रकरण आगे भी आएगा। चलिए, तो यहां तक आपने समझा। अब उसके बाद एक चीज और समझिए कि ये केस था, इसके अलावा दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि प्रिजन के बारे में हम बात कर रहे हैं, जेल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम जेल के बारे में बात करते हैं, प्रिजन, तो ये किस में आता है, ये किस सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है ना, राज्य सूची। और क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है तो इस पर नियम बनाने का अधिकार भी राज्य रखता है ना। तो एक CRPC है जो, उसका 432 सेक्शन है जो, उसके तहत राज्य के पास ये अधिकार होता है, राज्य के पास अपनी खुद की रिमिशन पॉलिसी बनाने का, रिमिशन का मतलब क्या होता है, रिमिशन पॉलिसी बनाने का अधिकार होता है, पॉलिसी बनाने का अधिकार, ठीक है। रिमिशन पॉलिसी बनाने का अधिकार होता है। अब रिमिशन का मतलब परिहार होता है, परिहार, ठीक है, परिहार। ये आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा मैं अगर मैं बैकग्राउंड में जाऊं, आपने जब पॉलिटी पढ़ी होगी तो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट और गवर्नर, ठीक है, आर्टिकल 72, आर्टिकल 161, ठीक है, इसके तहत आपने पार्डनिंग पावर, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां और
राज्यपाल की समाधान की शक्तियों के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसके तहत ये रिमिशन आता है ना। आपको कम्यूटेशन पढ़ा होगा, रिमिशन पढ़ा होगा, रिप्राइव पढ़ा होगा, ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, ठीक है। तो ये जो परिहार है इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो इसका मतलब होता है कि सजा की माफी करा लेना, ठीक है, माफी से संबंधित है, सजा को माफ कराने से संबंधित है। तो इस वजह से, क्योंकि अब यहां तक आपको ये समझ में आ गया कि हर राज्य सरकार के पास ये पावर होती है कि वो अपनी रिमिशन पॉलिसी बना सकती है, ठीक है। उसी तरीके से क्योंकि राज्य सरकार के पास ये पावर है, तो गुजरात की परिहार नीति, ठीक है, अपनी खुद की जो रेमिशन पॉलिसी है गुजरात की, वो कब की है, 1982 की बनी हुई इनकी पॉलिसी है, ठीक है। अब इस पॉलिसी में लिखा क्या है वो समझ लीजिए। इसमें लिखा है कि अगर कोई आदमी लाइफ इंप्रिजनमेंट की जिसको सजा है, पूरा आजीवन कारावास की जिसको सजा है, मतलब लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा है, प्लस या फिर उसको 25 साल से ज्यादा की सजा है, 25 साल से ज्यादा की सजा है, तो ऐसा अपराधी जिसको लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा है और उसने अपने 14 वर्ष 14 ईयर्स 14 वर्ष हैं जो वो जेल में बिता लिए हैं, तो उस केस में वो इस पॉलिसी के तहत अप्लाई कर सकता है, ठीक है, अप्लाई कर सकता है माफी के लिए। फिर उसके बाद देखा जाएगा कि उसका जो जेल में था उसने किस तरह से काम किया है, वहां पर क्या उसमें सुधार हुआ है, तो ये सारी चीजें देख करके फिर वो उसका डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। तो ये इनके पास पॉलिसी है। तो देखिए इसी तरीके से ये जो रेमिशन पॉलिसी है इसका बहुत ज़्यादा सरकारें मिसयूज़ करती हैं, ठीक है, कि बहुत सारे ऐसे क्राइम्स हैं, हीनियस क्राइम हैं जिसमें माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि वो मामले बहुत इन्फ्लुएंस वाले मामले हैं तो इसलिए उनको माफ़ी दे दी जाती है। तो इसकी वजह से एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट का ही, 2000 का केस है, 2000 का केस है, लक्ष्मण नस्कर करके, लक्ष्मण नस्कर, ठीक है। ये मामला है जो लक्ष्मण नस्कर का मामला 2000 का मामला है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं। 5 तरह की उन्होंने गाइडलाइंस दी थी, वो 5 तरीके याद नहीं रखने हैं, लेकिन 5 तरीके की उन्होंने गाइडलाइंस दी थी कि इन क्राइम्स में आप रेमिशन पॉलिसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब कहने का कि जैसे हीनियस क्राइम है उसमें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, या कोई ऐसा है जिससे आपको ये लग रहा है कि ये अगर बाहर निकलेगा तो फिर से ये कुछ क्राइम कर सकता है, तो उसको आप रेमिशन के तहत माफ़ी नहीं दे सकते। इस तरीके से उन्होंने 5 पॉइंट इसमें दिए हैं। तो ये केस का नाम आप याद रखें और कोट भी करें, ठीक है। लक्ष्मण नस्कर केस 2000 का केस है, सन 2000 का केस, ठीक है, इसका याद रखें। सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें ये कहा है कि रेमिशन पॉलिसी का मिसयूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने जो गुजरात हाई कोर्ट का, सॉरी गुजरात सरकार का, ठीक है, गुजरात सरकार का जो ये रेमिशन पॉलिसी है, ये रेमिशन पॉलिसी जो परिहार नीति है इनकी, उसको खारिज भी किया, ठीक है, खारिज कर दिया, क्योंकि उन्होंने माना कि ये गलत है, आपने जो इसमें पॉलिसी बना रखी है वो गलत है, तो जिसकी वजह से उन्होंने इसको खारिज घोषित किया। तो इसके कारण 2014 में वो अपनी नई नीति लेकर के आए, नई रेमिशन पॉलिसी लेकर के आ गए, ठीक है। अब समझिए, ये इस वाले प्रकरण में अगर आए हम, तो 2019 में ये जो 11 लोग थे, इन 11 लोगों में से एक ने, ये जो मैंने बताया आपको कि जब उनके 14 साल पूरे हो जाएंगे इस नियम के तहत, 14 साल जब पूरे हो जाएंगे तो फिर वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जब 2019 में जब उनकी 14 साल पूरे हुए तो उनमें से किसी एक ने अप्लाई कर दिया, और जब इसको अप्लाई किया गया तो फिर उसके बाद इस पर कमेटी बैठी और फिर फाइनली इनको बरी कर दिया गया, ठीक है। अब सवाल उठता है, बरी कर दिया जब, तो फिर ये सवाल उठता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो 2 क्वेश्चन जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने आंसर भी दिया है। तो देखिए पहला सवाल तो ये उठता है यहां पर कि क्योंकि ये मामला है जो ये गुजरात हाई कोर्ट, ठीक है, सॉरी, ये मामला है जो ये गुजरात का है, लेकिन
महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने फैसला लिया है, तो कौन सी रिमिशन पॉलिसी लगेगी? कौन सी रिमिशन पॉलिसी लगेगी? कौन सी रिमिशन पॉलिसी? तो इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि क्योंकि मामला गुजरात का है तो यहां पर गुजरात की रिमिशन पॉलिसी लगेगी। ठीक। दूसरा सवाल यहां पर ये और आया, दूसरा सवाल यहां पर ये आया कि अगर ये मामला गुजरात का है तो गुजरात ने अपनी रिमिशन पॉलिसी है, जो अपनी रिमिशन पॉलिसी वो 2014 में बदल दी है। ठीक है, 14 में बदल दी, लेकिन ये जो केस है ये केस तो पुराना है। अब ये केस क्योंकि पुराना है तो यहां पर नई वाली रिमिशन पॉलिसी लगेगी या पुरानी वाली रिमिशन पॉलिसी लगेगी? ठीक है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो ये कहा कि यहां पर क्योंकि मामला पुराना है तो पुरानी वाली लगेगी। बस मौका मिल गया, है ना, पुरानी वाली 1982 वाली। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि ये तो मामला पुराना है तो उसमें ये पुरानी वाली लगेगी। तो मतलब सबके लिए कहा, सिर्फ इस केस के लिए नहीं, सभी के लिए, कि भाई जो भी केसेस इस 2014 से पहले के हैं उसमें वही वाली लगेगी और बाद के केसेस में नई वाली पॉलिसी लगेगी। ठीक है, तो बस यहां से मौका मिला कि क्योंकि इस पुरानी वाली में ये चीज मेंशन्ड है कि अगर 14 साल पूरे होते हैं तो उस केस में वो अप्लाई कर सकता है और अप्लाई करने पर आप फिर डिसीजन ले सकते हैं कि उनको छोड़ा जाना चाहिए, उनके आचरण के हिसाब से उनको छोड़ा जाना चाहिए या नहीं छोड़ा जाना चाहिए। फाइनली ये डिसीजन लिया गया कि इनको रिहा कर दिया गया। ठीक है, रिहा कर दिया गया। तो ये जो मैंने फोटो दिखाई थी आपको अभी मिठाई खाते हुए, वो उसी समय की जब इनको रिहा किया गया था। ठीक है, अब बिल्किस बानो जो थी वो कहाँ चली गई? बिल्किस बानो वो सुप्रीम कोर्ट गई और उन्होंने फिर से केस फाइल किया और उन्होंने कहा कि ये मेरे साथ गलत हुआ है, क्योंकि ये अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट इनको मिला था उस हीनियस क्राइम के लिए, तो फिर अगर ऐसा होगा तो फिर तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो इस चीज़ को लेकर के जब ये सुप्रीम कोर्ट में गई और इतनी सुनवाई हुई इस मामले में, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ समझी और पाई कि देखिए, कंप्लीट जस्टिस, पूर्णतः न्याय के लिए, है ना, पूर्ण न्याय के लिए पूर्ण न्याय के लिए हमें सोचना चाहिए। जब भी हम कोई डिसीजन लें तो उसमें कंप्लीट जस्टिस मिल रही है या नहीं मिल रही, इस चीज का आश्वासन आपको देना होगा या इस चीज का ये चीज माइंड में रख के ही कोई भी फैसला लेना है। ठीक है, तो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट जस्टिस की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आपको जो आपकी ये पुरानी वाली है जो उसको खारिज कर दिया, पुरानी जो रिमिशन पॉलिसी है इसको खारिज किया और कहा कि कंप्लीट जस्टिस इसके थ्रू नहीं मिल रहा है। तो इसलिए आपको 2 पॉइंट बोले उन्होंने कि इसलिए इनका जो डिसीजन है वो आपको नई पॉलिसी के हिसाब से लेना होगा, पहली बात। और दूसरी बात उन्होंने जो बोली वो ये थी कि 2 हफ्ते के भीतर 2 हफ्ते के भीतर ये 11 के 11 लोग किसी ना किसी जेल में दिखने चाहिए, किसी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में दिखने चाहिए। ठीक है, तो ये है पूरा मामला जो अभी रिसेंटली चर्चा में आया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलट लिया है। तो क्या फैसला पलटा है? उन्होंने यही कहा है कि जो आपकी रिमिशन पॉलिसी पुरानी वाली है उसके तहत आप इस मामले में डिसीजन नहीं ले सकते। आपको कंप्लीट जस्टिस का ध्यान रखते हुए नए मामले में या फिर आपको नई वाली जो रिमिशन पॉलिसी है उसका ध्यान रखना, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर डिसीजन लेना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए थी। ठीक है, इसके अलावा मैं हमारे फाउंडेशन बैच के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा आपके साथ कि अगर कोई 2025 और 26 के लिए प्रयासरत है तो ये बैच उसके लिए सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध हो सकता है। इस वक्त आप देख पा रहे होंगे 16 जनवरी इसकी लास्ट डेट रखी गई है। 8 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हुआ है, 16 जनवरी को ये बैच खत्म हो जाएगा। अगर आप अभी इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो ओम लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए, आपको ये बैच 23,999 में मिल जाएगा। इसके तहत आपको पूरा फाउंडेशन कराया जाएगा। सक्सेस इन प्री के तहत आपको प्री की तैयारी कराई जाएगी, वो एक क्रैश कोर्स है। और इसके बाद जब आप प्री पास करते हैं तो आवासीय कार्यक्रम के तहत यहाँ बुला करके आपको मेंस की तैयारी कराई जाती है और फिर बाद में आपको इंटरव्यू की भी तैयारी इसके तहत कराई जाती है। इसके अलावा जो 2024 के लिए प्रयासरत हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि आपके लिए वो जो क्रैश कोर्स जिसकी अभी मैंने जिक्र किया, वो जो क्रैश कोर्स है वो भी आपके लिए अलग से उपलब्ध है। 5,999 में ये क्रैश कोर्स
कोर्स आपको मिल जाएगा अगर आप ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं। और इसकी क्लासेस आप देख पा रहे होंगे 13 जनवरी से प्रारंभ हो रही हैं, तो जल्दी से इसमें एडमिशन ले लीजिए ताकि आप अपना 2024 का जो प्री है उसको पूरी तरीके से फ्री माइंड से आप हो करके दे पाएं, ताकि इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस इसके तहत कराई जाएगी ताकि आप अपना जो प्री उसमें अपनी जो सीट है वो सुनिश्चित कर पाएंगे। चलिए, और इसके अलावा आप ये देख पा रहे होंगे ये मेरा टेलीग्राम है और इसको आप QR कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। अगर कोई भी आपको डाउट है तो वहाँ पर पूछ सकते हैं, या फिर ये om.narayan@studiiq.com ये मेरा मेल ID है, इस पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।